तो अगला टॉपिक है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, IDR, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, दो कंटेनर्स होंगे, ठीक है। इस कंटेनर में थोड़ा सा जिंक SO4 होगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो Zn+2 SO4 2 माइनस, Zn+2 SO4 2 माइनस, और इसके अंदर हम डालेंगे एक जिंक की रॉड, जिंक रॉड। नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, और इसके अंदर हम डालेंगे कॉपर रॉड, Cu Cu Cu, ठीक है। जो ये वाला साइड है, यानी कि जिंक रॉड वाला साइड जो है वो कहलाएगा हमारा, ये एक इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा, तो ये वाली साइड कहलाएगी एनोड, विच विल बी नेगेटिव। अब जनरली क्या होता है, हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को छोड़ के, ये पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को छोड़ के हर जगह एनोड एक्ट्स एज पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। बट यहां पर ऐसा क्या होता है कि एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां एनोड नेगेटिव की तरह एक्ट करता है और कैथोड पॉजिटिव की तरह। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एनोड वाली साइड पे क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए नेगेटिव। और इस साइड क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। अभी हम देखेंगे कैसे। इसके साथ हमने वायरिंग वगैरह की हुई है और उससे हमने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है। अभी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, हमें रीडिंग शो करेगा कि करंट का फ्लो हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर रीडिंग को शो कर रहा है तो दैट मीन्स करंट का फ्लो हो रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। बीच में हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अभी उस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी देखेंगे कि करता क्या है। तो यहां पर हम इस तरीके से हमने इसको एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ ना कुछ जेल टाइप मटेरियल होता है जिसको हम अभी नाम देंगे। तो इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जो लेबोरेटरी का नमक होता है लैब वाला, उसको NH4Cl प्लस अगर 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 दो बार अगर अगर जेल, ये एक तरह का एमलगम मिक्सचर होता है, ठीक है। ये फेविकॉल जैसा होता है टच में, फेविकॉली, ठीक है, फेविकॉल के जैसा होता है टच करने पे, चिपचिपा सा। ओके, सो अब इसमें होगा क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल वाला देखा था, उसको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पर होगा क्या, उसी लॉजिक से होगा क्या, जो कॉपर है वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, और जिंक ऑक्सीडाइज होकर कॉपर को रिड्यूस कर दे रहा है, या कॉपर रिड्यूस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जिंक Zn+2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, Zn+2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होते जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से होगा क्या, जिंक Zn रॉड बिकम थिन और कॉपर रॉड बिकम थिक। क्यों, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, अब पिछले वाले में डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही कंटेनर में सारा कुछ हो रहा था, बट हो भी ऐसे ही रहा था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कॉपर ले लेगा। अब यहाँ पे कैसे लेगा, अभी दो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल होंगे, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुए, ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होके कॉपर के पास आ गए। अब ये जब इसमें जाएंगे तो इसको तो किसी काम का है नहीं है,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये देखेगा यहाँ पर, ये कॉपर +2 देखेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके +2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बन जाएगा कॉपर Cu, और उसके बाद ये रॉड हल्की 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 मोटी हो जाएगी, मतलब इफ यू कैन इमेजिन इट, और ये वाली रॉड पतली हो जाएगी, ये वाली रॉड पतली हो जाएगी जिंक वाली, ठीक है, क्योंकि उसका सोल्यूशन थोड़ा सा थिन हो जाएगा, और मतलब रॉड का, और इसका थिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कॉपर आके जुड़ रहे हैं ड्यू टू दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड है, तो करंट का फ्लो इस साइड, इस साइड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। इस साइड जो भी हो रहा होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो वहां पर चल क्या रहा होगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn+2 बन गया, और इस साइड वाला रिडक्शन हाफ, और इधर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन जाएगा, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे, इसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे, और ये दोनों की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इस साइड को पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों फोर्स से मिलके एक नेट फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, जिसको हम कहेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका मेन काम ही होगा कि इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर पहुंचा दे, ठीक है, मेनली, और करंट को फ्लो करवा दे। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर एक नेट फोर्स काम करेगा जिसका नाम होगा नेट फोर्स। सो नेट फोर्स on the electrons, net force on the electrons is called EMF। बैटरीज या फिर इनका EMF देखते हैं ना हम, EMF कितना होता है वोल्टेज जैसा, तो वो वोल्टेज ही है EMF, ठीक है ना, वो फोर्स है एक तरह का, ठीक है, जो इधर से भी और इधर से भी लग रहा है, उसका नेट। सो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और इसको क्या क्या कहते हैं, और इसको हम सेल वोल्टेज भी कहते हैं, सेल वोल्टेज, और क्या क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल स्लैश पोटेंशियल। और ये जो फोर्स होता है, ये दो फोर्सेस का सम होता है, सम ऑफ द टू फोर्सेस। सो हम इसको क्या लिख लूंगा, यहां पर तो नहीं, यहां पर लिख देता हूं कि सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का सम होता है। एक तो होता है अट्रैक्टिव, एक फोर्स होगा तुम्हारा जाहिर तौर पे अट्रैक्टिव, एक होगा तुम्हारा रिपल्सिव। दो फोर्सेस का सम कहलाएगा तुम्हारा ये नेट फोर्स, दैट इज ईएमएफ। सॉल्ट ब्रिज को देख लेते हैं एक सेकंड, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या होता है, फिल्ड विद जिलेटिन और अगर अगर पेस्ट और पोटेशियम सॉल्ट्स, और अगर अगर पेस्ट ये जिलेटिन ही होता है, और पोटेशियम सॉल्ट्स, के सॉल्ट्स। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, KCl, K2SO4 एक्सेट्रा। इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी, मतलब ये एक न्यूट्रल
बेस देता है इस रिएक्शन को होने के लिए। जो के होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इसमें, जो के देख रहे हो तुम, बट ये के यहाँ पर एज अ इनर्ट मामला एक्ट करता है। ये जब पेस्ट बनता है तो एक इनर्ट बन जाता है, इनर्ट मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से ये क्या काम करेगा, ये न्यूट्रलिटी प्रदान करेगा उस रिएक्शन को जो हो रही है। उस मतलब सिंपली तुम इसकी फंक्शन में लिख सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी। ठीक है, उसके अलावा ये एक और हेल्प करता है बाय प्रोग्रेसिंग केमिकल रिएक्शंस, उनको प्रोग्रेस करने में, केमिकल रिएक्शंस को प्रोग्रेस करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये, और लास्ट इसका क्या है, इट स्टॉप्स द डिपोजिशन, द डिपोजिशन, इट स्टॉप्स द डिपोजिशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में जो डिपोजिशन होता है उसको भी स्टॉप करता है। देखो ओवर डिपोजिशन हो गया तो तुम्हारा मिक्सचर की भी दिक्कत आ जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो इसीलिए ये जो डिपोजिशन होने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा, और बेसिकली जहाँ पर भी ग्लिचेज आने लगते हैं रिएक्शंस के अंदर, खराबी आने लगती है, उसको भी ये मेंटेन करता है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक पिछली क्लास में एक इक्वेशन लिखवाई थी, उस इक्वेशन को दोबारा याद रख लो कि किस तरीके से एनोड और कैथोड को लिखा जाता है। तो वो यहीं पर यूज़ होती है, एनोड इस साइड और कैथोड इस साइड, बीच में सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये जाहिर तौर पे पॉजिटिव होगा। तो जिंक से Zn+2 बन जा रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और इधर कॉपर 2+ से कॉपर बन जा रहा है। तो ये होगी तुम्हारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म। ऐसे ही लिखा आएगा, तुम्हें खुद ही पहचानना पड़ेगा कौन सा रिडक्शन है कौन सा ऑक्सीडेशन है। दिस इज ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस में पहुंच जा रहा है। यहाँ पर दिस इज रिडक्शन क्योंकि आयंस को लेके, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लेके आयनिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चले जा रहा है। ठीक है, एक कंटेनर, उसके अंदर दूसरा कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक रॉड और इसमें कोई सोल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूशन ले लेते हैं जिंक Zn+2 SO4 2-। ठीक है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। बाहर की साइड में हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं, मान लो कॉपर सल्फेट का, Cu+2 SO4 2-। अब ये एक रॉड है, अब इस रॉड पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इस रॉड को हमने इस बाहर वाले कंटेनर की एक साइड से जोड़ दिया। बेसिकली ये भी एक तरह का रॉड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब इस होगा क्या, इस रॉड से होगा क्या, देखो यहाँ पर से, क्योंकि ये जिंक की है और इसके अंदर से होगा क्या, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, जैसे कि हो रहा था पिछले वाले में। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड में जाएंगे और इससे ऐसे पास होते होते इसमें आएंगे। इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में आएंगे और ये जो Cu+2 है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, Cu। ठीक है, और बेसिकली इसमें जुड़ जाएगा और ये मोटा होने लग जाएगा। ये कॉपर का ही है, ये पूरा का पूरा कॉपर का ही है। ठीक है, बाहर वाला। अब इसको हम कहते क्या है, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि दिस इज नोन एज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और फॉर दैट मैटर डेनियल सेल। इसको हम डेनियल सेल कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डेनियल सेल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने ऐसे करके 2 वो बनाए और उसके अंदर इस तरीके से बीच में सॉल्ट ब्रिज हो गया और इधर से ऐसे करके गैल्वेनोमीटर हो गया और यहाँ पर रॉड हो गई, यहाँ पर रॉड हो गई, यहाँ पर सोल्यूशन है। ठीक है, इसका हमने ना वो मान लिया, इसका जो गैल्वेनोमीटर पे जो वो दिखा रहा है, रीडिंग दिखा रहा है वोल्टेज की, वो कितनी है, इट इज 1.1 वोल्ट। ये हमारी अभी के लिए स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है ना, 1.1 वोल्ट, दैट इज ये हमारा ईएमएफ है अभी के लिए। अब हम ना इसके ईएमएफ को कम या ज्यादा करेंगे तो देखो होगा क्या, कैसे करेंगे। अगर आप एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते रहते हो गैल्वेनिक सेल पे, तो होगा क्या है, धीरे धीरे इसका ईएमएफ इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज करोगे
और फिर उसके बाद रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी, वही हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर ई नेट, अब हमें नेट ईएमएफ ही लेना है ना, जो नेट ईएमएफ है अगर वो इतना ही रहता है तो फर्स्ट केस में इफ ई नेट इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा, देखो ई नेट अगर 1.1 वोल्ट है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यानी कि कोई करंट नहीं होगा और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, समझ गए। सो अगर तुम्हारा नेट इलेक्ट्रॉन जो इसका क्या सॉरी नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है अगर वो 1.1 वोल्ट है, दैट इज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज, तो बेसिकली यहाँ पर कोई वर्किंग होगी ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, वो जहां है वहां का वहीं रहेगा। ठीक है, सो एक को तुम फर्स्ट कह सकते हो, एक को तुम सेकंड कह सकते हो इसमें से। ठीक है, सो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है वो नेट किसके बराबर है, स्टैंडर्ड के बराबर है, तो नो वर्किंग एट ऑल, तो इसके अंदर लिखोगे नो करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नो केमिकल रिएक्शन और वर्किंग। कंडीशन नंबर 2, अगर ई नेट या नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.1 से कम हो जाता है तो इफ ई नेट इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो जिंक रॉड से सीयू रॉड पे होगा, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम सीयू टू जेड एन। दैट मीन्स अगर तुम्हारा ई नेट है वो 1.1 वोल्ट है, दैट इज सेकंड से फर्स्ट की तरफ करंट फ्लो होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, जैसा नॉर्मली वर्क करता है वैसा ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इधर जाएंगे और फिर इधर से इधर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो जब ई नेट विल बी लेस देन 1.1 वोल्ट तो ये सिंपली अपना रूल फॉलो करेगा। सो लिखोगे नॉर्मल वर्किंग, सिंपली लिख रहा हूं नॉर्मल वर्किंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू Cu एंड करंट फ्रॉम Cu टू जिंक, करंट तो इस साइड को ही करेगा। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, जो जिंक की रॉड होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और एनोड बन जाएगी। ठीक है ना, जिंक एनोड बन जाएगा वही, और कॉपर जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। थर्ड एंड लास्ट, अगर ई नेट 1.1 से ज्यादा हो गया, अब ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो गया, धीरे 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 ये तुम्हारा इसमें इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल और ज्यादा हो गया। अब जब पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो ये रिएक्शन तो होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ध्यान रखना, पोटेंशियल अगर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वाला है तुम्हारा अभी के लिए 1.1 उससे ज्यादा हो गया तो ये मतलब अब बेसिकली ये जरूरत से ज्यादा काम करेगा। अभी इसके अंदर हम ना आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज बोथ, कॉपर का भी जेड का भी, तो उससे हमें और क्लियरली समझ आएगा कि मान लो अगर 1.1 आ रहा है तो उसमें इसका कितना है, इसका कितना है, और फिर किस इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेट कितना आ रहा है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ई नेट तो जो भी आएगा वो माइनस करके ही आएगा। ठीक है, सो वो वाली जो चीज आएगी उससे हम समझ पाएंगे, उससे हम और क्लियर हो पाएंगे कि ये 1.1 के बराबर होगा, कम होगा या उससे ज्यादा होगा, उस और फॉर दैट मैटर उस टाइम पे जो भी हम स्टैंडर्ड लेने वाले हैं। सो अभी के लिए अभी इसको ऐसे ही समझो कि भाई जो ई नेट होगा यहाँ पर, अब इस केस में 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, मतलब उससे ज्यादा हो गया, तो अब ये वर्किंग उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इस हमने ई नेट को ज्यादा कर दिया तो अब ये वर्किंग उल्टी हो जाएगी। इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो Cu2, इलेक्ट्रॉन्स का Cu2 Zn, करंट का Zn टू Cu, और जो वर्किंग होगी वो कैसी होगी, ऑपोजिट वर्किंग। और दूसरे में वही जिंक जो होगा वो बन जाएगा तुम्हारा एज जिंक इलेक्ट्रोड। सो Zn जो होगा, Zn अभी पहले क्या हो रहा था, Zn डिपॉजिट नहीं हो रहा था, Zn निकल रहा था, कंज्यूम हो रहा था, खत्म हो रहा था,
ठीक है, धीरे धीरे डिसॉल्व भी कहते हैं उसको। अब लेकिन क्या होगा, जिंक जो है, जिंक रॉड, जिंक डिपॉजिटेड, सिंपली जिंक डिपॉजिटेड एंड कॉपर जो होगा वो तुम्हारा डिसॉल्व होगा। अभी तक उल्टा हो रहा था, अभी तक जिंक जो हो रहा था एनोड कर रहा था, कॉपर एनोड और ये कैथोड, जिंक कैथोड करेगा। जिंक डिसॉल्व हो रहा था यहाँ पर और कॉपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट। यहाँ पर अब जिंक क्या करेगा, डिपॉजिट होगा। कैसे, इस यहाँ पर मोटी मोटी हो जाएगी जिंक की रॉड, थिक हो जाएगी, और कॉपर की थिन हो जाएगी, ठीक है ना, वो क्योंकि डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में।